आज हमारे साथ जुड़े हैं बहुत ही स्पेशल गेस्ट मिस्टर अभिषेक गुप्ता, जो HLG हॉस्पिटल्स, HLG इंस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल साइंसेज एंड HLG इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग कॉलेज के डायरेक्टर हैं। इनसे मिलके हम लोग आज ये जानेंगे कि हेल्थ केयर सेक्टर में MBBS के अलावा और क्या क्या करियर ऑप्शंस हैं। भारत देश में नर्सिंग एज ए करियर का ग्रोथ क्या है और कितना डिमांड है पैरामेडिकल एंड नर्सिंग स्टाफ के लिए। नर्सिंग किस कॉलेज से करें, एक कॉलेज को क्या क्या एफिलिएशन जरूरी होता है लेना ताकि उस कॉलेज की नर्सिंग की डिग्री वैलिड हो। ये सारे सवालों को जवाब जानने के लिए ये पूरा वीडियो जरूर देखें। Welcome Abhishek to our show, to this podcast Beyond Books. So without wasting time, I just want to know your perception कि जब हम लोग हेल्थ केयर वर्ड सुनते हैं तो हेल्थ केयर में सबसे पहला जो इम्प्रेशन और इमेज आता है वो आता है डॉक्टर्स का। सो हेल्थ केयर इकोसिस्टम का अगर हम बात करें तो हेल्थ केयर इकोसिस्टम में डॉक्टर्स के अलावा और कौन कौन लोग हैं जो इस इकोसिस्टम में है और उनका इम्पोर्टेंस क्या है? First of all, to start with, I think it is a very important topic which you have taken up in this particular podcast. Before that, I would like to congratulate you for starting this podcast. Thank you. Podcast from Asansol, which you have mentioned in your tagline, but it is podcast for Asansol, for the people of Asansol, in Asansol. So it's a wonderful initiative. Now coming back to the question you asked about hospitals. Hospital को जब लोग perceive करते हैं, we feel doctors. But doctors is what percentage of people who are involved in the whole ecosystem of healthcare. आज अगर कोई पेशेंट की ट्रीटमेंट होती है तो द डॉक्टर इज देयर, बट डॉक्टर्स cannot perform if the supportive paramedical staff, the nursing staff, the other housekeeping staff, or the people who are supporting in the treatment process are not there. So they play a very major role, let's say. Somehow we don't see them, they are behind the scenes, but डॉक्टर के साथ साथ इनका इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है. Whether it is a nurse who is beside the patient, 6-8 hours पर शिफ्ट में वो लोग काम करते हैं 24/7 under 3 shifts they are taking care of the patient, or it is a technician, or is it a paramedical staff who is drawing blood from the patient and performing the tests. So they play a very major role. And what role do nursing and paramedical staff play behind the scene, जो बहुत सारे लोग हम लोग उसको नोटिस नहीं करते, बिकॉज ये लोग वो हीरोज हैं जो बिहाइंड द सीन काम कर रहे हैं और हम लोग नोटिस नहीं कर रहे हैं। तो क्या आप थोड़ा सा लाइट थ्रो कर सकते हैं कि नर्स और पैरामेडिकल स्टाफ्स का क्या रोल है, बेसिकली वो लोग क्या क्या ड्यूटीज परफॉर्म कर रहे हैं? इसके लिए सबसे अच्छा तरीका समझने का है एक पेशेंट का लाइफ साइकिल ड्यूरिंग इन दी हॉस्पिटल. जब पेशेंट वॉक इन करता है, लेट्स से पेशेंट इमरजेंसी में वॉक इन किया, सो उसको फर्स्ट जो अटेंड करता है वो एक नर्सिंग स्टाफ है. ऑब्वियसली डॉक्टर इज बिसाइड द पेशेंट, बट उसका जो प्राइमरी मैनेजमेंट है on the advice of the doctor is being done by the nurse. Starting from there, patient का initial blood work होता है या diagnosis होता है based on the advice of the doctor. But what doctor advises, but who carry forwards the advice? It is the nurse and the paramedical staff. It is like the doctor, एक जैसे कि अगर मैं same अगर analogy draw करूँ, in an aircraft, the pilot is the doctor, but pilot cannot just fly the plane. उनको ग्राउंड स्टाफ चाहिए, उनको केबिन क्रू चाहिए, उनको इंजीनियर्स चाहिए who will make the aircraft flight ready. So doctor is the important part. The pilot is the most important part which is driving the plane. But beyond that, जो उनके support staff अगर वो ना रहें तो the pilot cannot fly the plane. Similar situation arises in a hospital. Great, that's very true. आपने दो टर्म में मेंशन किया अभी, एक नर्सिंग और एक पैरामेडिकल स्टाफ. लेट्स टॉक अबाउट नर्सिंग फर्स्ट. हाउ वुड यू डिस्क्राइब द रोल ऑफ अ नर्स इन अ पेशेंट केयर? पेशेंट का केयर में आपके पॉइंट ऑफ व्यू से नर्स का क्या रोल है? वेल, इफ आई कोट फ्लोरेंस नाइटिंगेल, उन्होंने कहा था नर्स इज द बेस्ट फिजिशियन. ऑल्दो इट्स अ वेरी बोल्ड स्टेटमेंट टू बी हैव बीन मेड, बट इफ़ यू रियली गो टू द डेप्थ ऑफ, आप अगर उसकी डेप्थ में जाएंगे तो यू विल फील दैट द काइंड ऑफ कॉन्टैक्ट द पेशेंट हैज़ विद द नर्स
is what defines how the treatment will be. Okay. It is the nurse who holds the hands of the patient during the course of treatment. So doctors, as I said earlier as well, that doctor will spend around 10 minutes, with the patient when the patient is stable during morning and evening rounds. But जो भी डॉक्टर एडवाइस करते हैं उसको डिलीजेंटली अगर कैरी फॉरवर्ड ना किया जाए तो पेशेंट का ट्रीटमेंट उससे कारण बहुत इफेक्ट होता है. सो इसीलिए एक गुड नर्स और गुड पैरामेडिकल स्टाफ is required so that whatever the doctor advises उसको to the point patient के साथ उसका treatment follow, whether it is medicine, whether it is monitoring, whether it is the gadgets which are connected to the patient, उसकी proper calibration and monitoring, उसकी proper setting, ये सारी चीज़ें matter करती हैं जो कि are in the hands of the nurses and the paramedical staff. And if you're talking about nurses per se, तो जितना clinical aspect of the treatment है जो भी डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं उसका full responsibilities in the hand of the nurse to carry it forward. अगर वो properly होता है तभी डॉक्टर की एडवाइस properly फॉलो होती है, पेशेंट की रिकवरी बेटर होती है. मतलब आप ये बोल रहे हैं कि नर्स का पूरा काम एग्जीक्यूशन में है? पूरे एग्जीक्यूशन में है. डॉक्टर इज बेसिकली, हम लोग डॉक्टर्स को कंसल्टेंट बोलते हैं. कंसल्टेंट क्यों बोलते हैं? दे कंसल्ट. आपने डॉक्टर्स ने एडवाइस कर दिया कि आपने इस मेडिसिन को, इस पेशेंट को इस पर्टिकुलर ड्यूरेशन में देना है, इस पर्टिकुलर डोज में देना है, बट उसको उस प्रॉपर डोज या मेडिकेशन में मिल रहा है कि नहीं, इसको कौन इंश्योर करता है? इसको नर्सिंग स्टाफ इंश्योर करता है. सो एवरीथिंग यू कैन से दैट 90% ऑफ द थिंग इज इन द हैंड ऑफ द पेशेंट. नॉट जस्ट दैट, अगर आप एक हॉस्पिटल इन्वायरमेंट में जाएंगे, पेशेंट अगर हॉस्पिटल में है, सपोज एट 2 o'clock एट द मिडल ऑफ द नाइट पेशेंट को कुछ प्रॉब्लम होती है, तो हु विल द पेशेंट कॉल? द डॉक्टर इज नॉट अराउंड, द कंसल्टेंट might be he's at some other patient or taking care of some other thing. The nurse is always beside the patient's bedside. So he or she is the first point of contact जिसको patient बुलाता है, अपने प्रॉब्लम को शेयर करता है, फिर नर्स उसको असेस करती है कि what is exactly the problem. It is something which she can solve at her level, or it requires a doctor's intervention. If it requires a doctor's intervention, the doctor को immediately nurse बुलाती है and then clinically patient को doctor assess करता है. But most of the cases, सपोज द पेशेंट इज हैविंग सम काइंड ऑफ अ प्रॉब्लम, सपोज छोटी सी चीज़ है, उसको उनको ठंडी लग रही है, तो किसको बुलाएंगे? अ पेशेंट इज इन दी, और माइट बी ही इज फीलिंग सम प्रॉब्लम इज देयर विद द पेशेंट विच रिक्वायर्स क्लिनिकल इंटरवेंशन, राइट? माइट बी पेशेंट चोक कर रहा है, माइट बी पेशेंट गैस्प कर रहा है, बहुत समय पेशेंट नहीं भी बोलता है, तो नर्स जो कि पेशेंट के बेड साइड में है उनको ऑब्जर्व करना पड़ता है कि वेदर देयर इज समथिंग रॉन्ग विद द पेशेंट. अगर वो ऑब्जर्वेशन, उनका वो स्किल ना हो और वो नर्स वैसे ऑब्जर्व ना कर पाए, इट कैन बी अ लाइफ एंड डेथ सिचुएशन. So that is how important a nurse is in the whole treatment cycle. It's very surprising. मतलब it's an eye opener कि हम लोग कभी भी नर्स का रोल को हम लोग बहुत डिस्काउंट अंडरएस्टिमेट करके हम लोग देखते हैं. आप एक हॉस्पिटल रन कर रहे हैं, आप नर्स को रिक्रूट भी करते हैं. सो आपके नज़र में एक अच्छे नर्स होने के लिए क्या बेसिक क्वालिटी होना चाहिए किसी के अंदर? वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. सबसे इम्पोर्टेंट उनके अंदर होना चाहिए डेडिकेशन, विच आई थिंक इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट. फिर होना चाहिए, आई बिलीव इन आई फॉर डिटेल. अच्छा, कि सपोज कुछ समथिंग इज गोइंग रॉन्ग समवेयर. थर्ड होना चाहिए क्विक डिसीजन मेकिंग. ओके, इज आई फील इज इम्पॉर्टेंट. एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो कि होना चाहिए मेरे हिसाब से इज एम्पैथी. बिकॉज अगर आपके अंदर एम्पैथी है तो आप उस पेशेंट का इमोशन समझ सकते हैं एंड अकॉर्डिंगली उस पर आप एक्ट अपॉन कर सकते हैं. सो एंड अगेन जो अदर पॉइंट्स अगर आप देखेंगे, अगर इफ अ नर्स इज नॉट quick in decision making, you have to be very quick. It's a life, again I am saying it's a life and death situation. कुछ भी अगर आपके पास कुछ भी पेशेंट हो रहा है, आपको immediately act upon करना है, या तो आपको जो भी करेक्टिव मेजर्स है वो लेना है, बिकॉज पेशेंट आपके पास एक हॉस्पिटल आया तो किसी क्रिटिकल हालत में आया है. इट्स नॉट अ प्लेस पीपल कम टू, दे हैव कम इन सम काइंड ऑफ अ क्राइसिस, सम काइंड ऑफ अ प्रॉब्लम. सो एनीथिंग कैन हैपन एट एनी पॉइंट इन टाइम, स्पेशली इन अ क्रिटिकल केयर एनवायरनमेंट. सो इसलिए आपको वो आपका आई होना चाहिए कि आप उसको एसेस कर पाएँ, उस पर इमीडिएटली एक्ट अपॉन कर पाएँ. तो ये बहुत ज़रूरी है, जो हम लोग इग्नोर करते हैं, समझते नहीं. बट जब हम लोग नर्सेज रिक्रूट करते हैं तो हम लोग इस चीज़ को स्किल के साथ साथ ये एट्रीब्यूट्स होने से इट इज़ एन एडवांटेज. मॉडर्न हेल्थ केयर सिस्टम जहाँ पे इतना सारी टेक्नोलॉजीज आ रहा है, जो
आज से 15-20 साल पहले जो हमारा हेल्थ केयर इकोसिस्टम था, जो मॉडर्न हेल्थ केयर सिस्टम है, इसमें नर्स की भूमिका क्या रहेगी? क्या हम बोल सकते हैं कि विद सो मच ऑफ टेक्नोलॉजी कमिंग इन, विल नर्सेज बी रेलेवेंट इन फ्यूचर? वेल, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. दिस क्वेश्चन इज कमिंग फ्रॉम ऑल डोमेन्स नाउअडेज. आप इंजीनियरिंग की बात करें, मेडिसिन की बात करें, नर्सिंग की बात करें. देखिए, आफ्टर द एडवेंट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड स्पेशली AI, बहुत चीज़ें ऑटोमेट हो गई है. डायग्नोसिस बहुत हद तक ऑटोमेट हो जा रहा है. बट एट द सेम टाइम, वो जितना भी ऑटोमेशन हो जाए, कैन समबडी होल्ड द हैंड ऑफ अ पेशेंट? फॉर दैट यू नीड अ ह्यूमन टच. तो ये चीज़ कभी भी हेल्थ केयर से, स्पेशली नर्सिंग या पैरामेडिकल से नहीं हट पाएगा. सेकेंड क्वेश्चन रहा टेक्नोलॉजी का. येस, टेक्नोलॉजी हैज़ कम इन अ बिग वे इन हेल्थ केयर. इट इज़ कमिंग इन अ इवन बिगर वे, विच इफ़ यू रीड अबाउट इट यू विल अंडरस्टैंड. जिस ढंग से अभी भी अगर आप एक ICU इन्वायरमेंट में एंटर करेंगे, you will see it is filled with gadgets. Earlier, hospital में आप जाएंगे, you will find maybe a basic monitor and a bed. But now you see you have syringe pumps, you have BiPAPs, you have ventilators, you have monitors, you have DVD pumps. So there are multiple. But if I start naming, it is a huge list. So जो आपके नर्सिंग स्टाफ है, फर्स्ट ऑफ ऑल उनको इसके साथ अकस्टम होना पड़ेगा, इसके साथ स्किल्ड होना पड़ेगा. इसलिए जब भी नर्सिंग की ट्रेनिंग होती है, फॉर दैट मैटर पैरामेडिकल की भी ट्रेनिंग होती है, दे आर मेड टू गो थ्रू द ट्रेनिंग ऑफ ऑल दीज गैजेट्स एंड डिवाइसेस. दिस इज अ पार्ट ऑफ द ट्रेनिंग प्रोसेस. सी, इन एनी academic program of a nurse or a paramedical, 60 to 70% is practical training. इसलिए बहुत ज़रूरी है कि whenever you join such a course, you join a college which has an association with a hospital or has its own hospital. Okay. Why is it important? Because 70% of your academics is actually not theoretical but practical. जो कि गवर्नमेंट भी बहुत ज़्यादा आजकल स्किल डेवलपमेंट पे कर रही है. दिस कोर्सेज आर मेनली, मैक्सिमम पार्ट ऑफ इट इज स्किल डेवलपमेंट एंड एक्सपोजर टू योर रियल टाइम एनवायरमेंट. सो वेन एवर यू नो अ paramedical or nurse is getting trained, the more they are exposed to real environments, real patients, these equipment which you are talking about, the more they will be prepared when they go to the real world scenario to practice the profession which you have gotten into. Coming back to your question, अगर टेक्नोलॉजी की बात करें, जितना टेक्नोलॉजी इस पे आएगा, टेक्नोलॉजी आपको उसके लिए और ज़्यादा एफिशिएंट बनाएगा. They will, you can say, increase your excellence. Rather than seeing it will take over your job, it will basically increase your excellence, increase multifold of what. Suppose if you are doing something X amount of time, you can do it in much lesser time, much more efficiently. आज for example, छोटा सा example देता हूँ. पहले एक syringe pump करके एक device आती है. So now these syringe pumps are basically devices which infuse medicines into a patient at a particular dose, at a particular rate, a particular specific अगेन लाइक क्वांटिटी के हिसाब से. सो ऑल दीज वर पर्टिकुलर, पहले के ज़माने में थे, बट इट वॉज वेरी एक्सपेंसिव. सो इट वॉज बेसिकली इंडिया में बहुत कम ही पाए जाते थे, इफ यू गो 15-20 years बैक. सो बहुत उसको आप मैनुअली करते थे इन ड्रॉप्स बेसिस. नाउ इट इज एवरीथिंग इज कंट्रोल्ड. सो यू पुट द मेडिसिन टू द गैजेट, यू सेट द डिवाइसेस. सो नर्स हैज टू बी एफिशिएंट इन हाउ टू ऑपरेट दैट डिवाइस. सो वंस यू सेट इट, it automatically gives the dose to the patient. The nurse doesn't have to do anything. If there's any problem with the device, it will give you an alarm. So this is a technological advancement which has come into the medical field, which has helped the nurses in providing more accurate and efficient treatment rather than taking over some job or taking over something. It is helping you in doing whatever you're doing much more efficiently is what I feel. Great. सही. मतलब आप, सो टू बी प्रिसाइसली अगर मैं उसको बोलूँ तो टेक्नोलॉजी नर्स को रिप्लेस नहीं कर पाएगा. चांसेस आर वेरी डिफिकल्ट बिकॉज यू स्पोक अबाउट ह्यूमन टच. टेक्नोलॉजी जितना भी हो जाए, पेशेंट को अल्टीमेटली एक ह्यूमन टच चाहिए. एब्सोल्युटली, एक चाहिए. एब्सोल्युटली. जब हम लोग भी बीमार पड़ते हैं तो सबसे पहले हम लोग अपने पेरेंट्स, अपने मम्मी और पापा, अपने क्लोज वन को ही ढूंढते हैं, बिकॉज हमें भी वो ह्यूमन टच चाहिए. सो नर्सेज वो ह्यूमन टच प्रोवाइड करती है. हमारे यहाँ पे स्पेशली अगर हम अपने आसनसोल शहर का बात करें, द मोमेंट हम लोग करियर इन मेडिसिन या करियर इन साइंस के बारे में बात करते हैं, तो पहला 2 ऑप्शन जो आता है, डॉक्टर एंड इंजीनियरिंग.
अगर हम मेडिसिन में बात करें तो फर्स्ट ऑप्शन सबको पता है, साइंस में मेडिसिन, डॉक्टर। नर्सिंग भी एक करियर अपॉर्चुनिटी है। अगर आपसे हम पूछे, बिकॉज आप एक नर्सिंग कॉलेज रन कर रहे हैं, सो आज के फील्ड में नर्सिंग एज अ करियर अपॉर्चुनिटी कितना वायबल है, और जो बच्चे इस करियर में जाते हैं उनका फ्यूचर प्रोस्पेक्ट और ग्रोथ कितना होगा? वेरी गुड क्वेश्चन। सी वी कम फ्रॉम अ कल्चरल माइंडसेट जहाँ पर हम लोग इस दो प्रोफेशन को ही जानते हैं। व्हेन इट कम्स टू अ स्टूडेंट कमिंग फ्रॉम अ साइंस बैकग्राउंड, उनको आइदर इंजीनियर बनना है या डॉक्टर बनना है। बट सी हेल्थ केयर इज ऑल्सो ट्रांसफॉर्मिंग। बहुत ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, हर डोमेन में आ रहा है, वैसे हेल्थ केयर में भी आ रहा है। सो कमिंग टू बैक टू योर क्वेश्चन कि एज अ करियर ऑप्शन, देखिए जैसे कि मैंने बताया कि नर्सिंग नर्सिंग का इम्पोर्टेंस इन अ हॉस्पिटल कितना है। नाउ इट्स नॉट दैट कि इट्स MBBS वर्सेस नर्सिंग, इट्स अबाउट व्हाट यू वांट टू डू। अगर आप एक MBBS, अगर आप इस हेल्थ केयर प्रोफेशन में जाना चाहते हैं एंड यू डोंट वांट टू डू MBBS, सी MBBS इज अ 5.5 year course. Following to that you have to do your MD. So you calculate it's around 8.5 years. And if you do your DM, that is super specialization, then again another 2 to 3 years. So by the time you settle, if you settle down after your post graduation, then also it is around, you will be somewhere in at an age bracket of around 27, 28. But suppose if you take up nursing as a profession, let us draw a parity. After let's say 3 to 4 years, depending upon the course you do, or a paramedical course for that matter, after 3 years you'll start your career exactly after you complete your course, just after 3 years. So class 12 plus 3 years or 4 years, and then you start your profession. So you start immediately you'll be starting your career. Now it's not that it's not suppose certain reasons you don't want to do MBBS for that matter, you want to take up some other profession. So it's not that healthcare has no other option. If you really want to make a change, if you really want to be a part of the treatment process where you feel that yes, if I can heal, I want to go into the profession of healing people. So suppose if you cannot do MBBS for certain reason, it's not that there is no other options, all your doors are closed. It's these two options are already open, and they play if not any less, they play almost an equal role when it comes to the treatment process. So ऐसा कुछ नहीं है कि आप, as I explained, एक नर्सिंग स्टाफ का रोल एक पेशेंट ट्रीटमेंट लाइफ साइकिल में 90% ऑफ द टाइम वो पैरामेडिकल और नर्सिंग स्टाफ के साथ ही बीतता है इन अ हॉस्पिटल एनवायरनमेंट. सो दे प्ले एन इक्वली इंपॉर्टेंट रोल. यू मेंशन्ड अ वेरी इंटरेस्टिंग टर्म राइट नाउ, हीलिंग प्रोफेशन, जिसे हम लोग मेडिकल प्रोफेशन या हेल्थ केयर प्रोफेशन के नाम से जानते हैं. आपने कहा हीलिंग प्रोफेशन, तो जो आप बोल रहे हैं ये समझ में आ रहा है कि अगर एक स्टूडेंट हीलिंग प्रोफेशन में जाना चाहता है, मतलब हेल्थ केयर इंडस्ट्री में जाना चाहता है, और वो किसी कारण के चलते डॉक्टर नहीं बन सक रहा है या MBBS नहीं कर सक रहा है, तो नर्सिंग एंड पैरामेडिकल के बारे में हम लोग भी बात करेंगे. नर्सिंग इज अ good, better, it's almost a good option. I would say it's an equal option. Equivalent option. इसको आप लोग, it's our perception. See, पैरामेडिकल या नर्सिंग को हमारी कंट्री में उतना अभी तक प्रेफरेंस नहीं मिला, बट टाइम्स आर चेंजिंग. एक जैसे कि मैंने बताया, डॉक्टर का हेल्थ केयर इकोसिस्टम में अगर 10% लोग डॉक्टर हैं तो 90% लोग पैरामेडिकल, सपोर्टिव स्टाफ एंड नर्सिंग है. सो नर्सिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. इंडिया में वी आर हैविंग ऑलमोस्ट क्लोज टू 6 nurses for every 10,000 patient, whereas the global ratio average is around 48 for every 10,000 patient. So it means there is a huge demand for nursing. Huge demand. दूसरी बात है, ये तो चलिए आपने एवरेज बोला, डेवलप्ड नेशंस में इज 95 for 10,000 patients. So that is इतना कम है. सो इसीलिए इसका एज अ करियर प्रोफेशन हम बात कर रहे थे. जब इतना गैप है, हम लोग जब भी कोई करियर चूज करते हैं या एज अ पेरेंट भी हम किसी अपने बच्चों को किसी करियर में डालना चाहते हैं, तो हम ऐसा चाहते हैं कि उनका जो करियर है वो स्टेबल हो. राइट. सो स्टेबिलिटी किस चीज़ पे डिपेंड करता है? इफ देयर इज अ डिमांड एंड गैप, देयर इज ऑलवेज बी स्टेबिलिटी.
There's always be need for good nursing staff. Similarly, and nursing profession doesn't mean just कि आपका what we perceive कि भाई from an outsider, a patient के bedside में जो nurse है. Nursing profession is also a very structured profession. इसमें you have a staff nurse. When you join the career, you join as a staff nurse. Then you become a nursing in charge, or a ward in charge as we call them. Then you become a departmental in charge. Okay. Then you become a deputy nursing superintendent. Then you become a nursing superintendent, and then you become a director of nursing services. Okay. So nursing has a whole set of hierarchy, Okay. which we as an outsider we don't see. So there's a proper structured growth path in any hospital, any good hospital. So this is the clinical side. There is also an academic side. Suppose if you want to become an academician, so you start your career as a tutor, then you become an assistant professor, then you become a tutor, then you become an assistant professor, then you become a associate, then you become a professor, then you become a vice principal, and then you become a principal Of a nursing college. of a nursing college. Okay. So you have to keep upgrading yourself, that you have to do your MSc and you post do your BSc. So it is a very structured career, which a lot of people don't know, especially in Eastern India. हम लोग इस चीज़ को उतना awareness नहीं है लोगों में. But if you go to the southern part of our country, you will see a lot of nursing colleges, and you will see this, in a very structured way. Even if you go to the northeast, where nursing as a profession has really taken a growth, तो ये चीज़ें अभी हमारे इधर भी आ रही हैं. ईस्टर्न इंडिया में, बंगाल में भी अभी बहुत नर्सिंग कॉलेजेस ओपन हो रही हैं. ईस्टर्न इंडिया में बहुत सारे नर्सिंग कॉलेज ओपन हो रही हैं. पहले अपॉर्चुनिटीज़ नहीं थी, इसीलिए लोगों का अवेयरनेस भी नहीं था. इसलिए लोगों को जो लोग इस प्रोफेशन को परस्यू करना चाहते थे, उनको ट्रैवल करना पड़ता था डाउन साउथ और माइट बी सम अदर पार्ट ऑफ द कंट्री. नाउ वी हैव गुड कॉलेजेस, गुड इंस्टीट्यूट्स in our hometown, in and around our place. तो अभी लोगों में मेरे को लगता है अवेयरनेस आएगा तो इस प्रोफेशन में भी ग्रोथ आएगा. एंड अकॉर्डिंगली इसमें लोगों का जो अदर पार्ट से जो आपने बात कर रहे थे रिगार्डिंग फाइनेंशियल अदर थिंग्स ऑल्सो, it is taking a very structured manner. I think this is very important information that you have shared with us, and those who are watching this podcast, for our viewers, you have a very, I can say कि इतना बड़ा स्कोप है हमारे देश में. If you want to make a career in a healthcare, so you can seriously think about nursing as a career opportunity. नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट पार्ट है वो जानना चाहते हैं कि नर्सिंग के बारे में तो आपने बताया, नर्सिंग कोर्स करने के लिए कितना फीस का एक स्ट्रक्चर अगर आप आइडिया दे दे कि क्या कॉस्ट आता है एक नर्सिंग कोर्स को करने में. देखिए, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बिकॉज दिस इज़ वन थिंग जो कि हर एक पेरेंट को बॉदर करता है. नर्सिंग प्रोफेशन दो जगह पढ़ाई जाती है, रिकग्नाइज्ड. यदि अगर आप, पहली बात है रिकग्निशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट. आप अगर किसी भी कॉलेज को ज्वाइन कर रहे हैं, फर्स्ट यू हैव टू इंश्योर दैट वो कॉलेज रिकग्नाइज्ड है कि नहीं गवर्नमेंट से. बिकॉज ऐसे बहुत कॉलेजेस नर्सिंग पढ़ाते हैं बट देयर डिग्रीज आर नॉट रिकग्नाइज्ड. सो व्हाट डज इट मीन? सो सपोज नर्सिंग अगर आप करते हैं तो कॉलेज वेस्ट बंगाल नर्सिंग काउंसिल, इंडियन नर्सिंग काउंसिल और वेस्ट बंगाल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज, इन तीनों की आपकी एफिलिएशन होनी चाहिए कॉलेज में. देन ओनली योर डिग्री इज रिकग्नाइज्ड. योर डिग्री विच अ नर्स गेट्स आउट ऑफ पासिंग आउट द कॉलेज, जैसे कि एक MBBS डॉक्टर को मिलती है, सिमिलरली उनको एक डिग्री मिलती है जिसमें रजिस्ट्रेशन नंबर होता है. दिस रजिस्ट्रेशन नंबर आपके पर्टिकुलर स्टेट में, आपको जिसमें भी आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, आपको उसमें रजिस्टर करना है. अच्छा, ये कि बहुत इंपॉर्टेंट. तो अगर आपका डिग्री रिकग्नाइज्ड ही नहीं होगी तो आप रजिस्टर तो कर ही नहीं पाएंगे. इसीलिए ये दो तीन चीज़ों का आप ख्याल रखें जब भी आप कोई नर्सिंग कॉलेज सेलेक्ट कर रहे हैं. नाउ कमिंग टू द सेकंड मेन क्वेश्चन ऑफ योर्स, दैट कि क्या फाइनेंशियल एप्लीकेशंस आती हैं. तो पहला है कि आपको अगर गवर्नमेंट में आपको पढ़ना है तो फीस बहुत मिनिमल है. गवर्नमेंट ने सब्सिडाइज कर रखा है, अराउंड 30,000 to 50,000 रुपीज़ फीस वैरी करती है. ये कितने साल के लिए है? ये GNM इज़ फॉर 3 years और BSc इज़ अ 4-year कोर्स. अच्छा, बट इज द कॉलेज ट्यूशन फीस? ट्यूशन फीस, फिर उसके बाद आपकी हॉस्टल फीस है, अदर थिंग्स आर देयर. बट अगर आप प्राइवेट में पढ़ना चाहते हैं तो इसमें आपको दो स्ट्रक्चर है. एक अगर आप GNM करते हैं तो फीस वैरीज फ्रॉम अराउंड 3 to 3.5 से शुरू करके अराउंड 5-6 डिपेंडिंग अपॉन द कॉलेज विच यू आर गोइंग इनटू. सिमिलरली अगर आप BSc करते हैं तो कोर्स फी वैरीज फ्रॉम अराउंड 4 lakhs to 7 lakhs डिपेंडिंग अपॉन द कॉलेज.
Now, GNM कितने साल के हैं? GNM is for 3 years, 3 साल की And कोर्स है. BSc? BSc is a 4-year course. 4 year course. BSc नर्सिंग. BSc नर्सिंग. ओके. तो पहले बात है दोनों में डिफरेंस क्या, कौन कर सकता है इसको, ये भी बहुत जानना जरूरी है. GNM इज ओपन टू एवरीबडी. स्टूडेंट फ्रॉम आर्ट्स बैकग्राउंड, कॉमर्स बैकग्राउंड, साइंस बैकग्राउंड कैन ऑप्ट फॉर GNM कोर्सेज. बट अगर आपको BSc करना है तो आपको साइंस मैंडेटरी है. 11-12 विद बायोलॉजी. विद बायोलॉजी इट इज, ये आपका मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है. तो आपके दोनों ऑप्शंस ओपन है. करियर पाथ अगर आप बात करें दोनों में क्या डिफरेंस है, तो GNM एंड BSc अगर आप क्लिनिकल प्रैक्टिस की बात करें तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं है. गवर्नमेंट की जॉब ओपनिंग्स निकलती हैं जो कि दोनों के लिए निकलती हैं. BSc में एडवांटेज ये रहता है कि आप आप एकेडमिक्स में जा सकते हैं, मतलब यू कैन गो इनटू टीचिंग. तो टीचिंग के लिए आपको BSc मैंडेटरी है. ओके. और GNM में आप क्लिनिकल प्रैक्टिस कर सकते हैं, BSc में आप क्लिनिकल प्रैक्टिस कर सकते हैं. एक स्टूडेंट को अगर गवर्नमेंट कॉलेज में नहीं मिला एडमिशन एंड अब वो बट उसको नर्सिंग करना है, तो जिस तरह से आपने कहा कि प्राइवेट कॉलेज का जो फीस है वो कंपेयर टू गवर्नमेंट कॉलेज से कई ज़्यादा है, 3.5 लाख 4 लाख. तो फिर इसमें कोई स्कॉलरशिप ऐसा कुछ प्रोग्राम है जहाँ पे जो बच्चे फाइनेंशियली इतना फीस अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं उनको कुछ सहायता हो सकता है? क्या आपके कॉलेज कुछ कर रहे हैं इसको? देखिए, सबसे अच्छी बात यह है कि बिफोर गोइंग इनटू आवर कॉलेज एक गवर्नमेंट बहुत इस चीज़ के पीछे इनिशिएटिव डाल रही है, बिकॉज आवर सोसाइटी नीड्स गुड नर्सेस. गवर्नमेंट इसके लिए वेरियस स्कॉलरशिप्स रन कर रही है, गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल. एक स्कॉलरशिप आपका जैसे स्वामी विवेकानंद स्कॉलरशिप हो गया, OSS स्कॉलरशिप हो गया. दे आर फॉर वेरियस कैटेगरी. जैसे कि अगर आप रिजर्व कैटेगरी से आते हैं तो आपके लिए एक सेपरेट स्कॉलरशिप है. अगर आप जनरल कैटेगरी से आते हैं तो आपके लिए स्वामी विवेकानंद स्कॉलरशिप, जैसे मैंने बताया आपको, 60,000 तक पर ईयर आपको गवर्नमेंट स्कॉलरशिप देती है. चाहे आप प्राइवेट कॉलेज से भी अगर नर्सिंग कर रहे हो, यस, हाँ, उससे कोई मतलब नहीं. रिकॉग्नाइज्ड अगर आप कॉलेज से कर रहे हैं तो आपको इसके लिए आप एलिजिबल हैं. उसके लिए आपका कॉलेज एफिलिएट होना होगा. वो आई थिंक जो भी रिकग्नाइज्ड कॉलेजेस सारे अच्छे कॉलेजेस एफिलिएटेड है. सो आप वो कॉलेज आपका मार्क्स वगैरह सबमिट करता है एंड एज सून एज यू क्लियर योर फर्स्ट ईयर अकॉर्डिंगली आपकी फीस स्कॉलरशिप के थ्रू कॉलेज के पास आ जाती है. तो बेसिकली आपको गवर्नमेंट स्कॉलरशिप देती है इस चीज़ के लिए. इवन अगर आप माइनॉरिटी सेगमेंट से बिलोंग करते हैं उसके लिए भी गवर्नमेंट आपको इसके लिए स्कॉलरशिप देती है. तो वेरियस ऑप्शंस हैं. इसके बाद भी अगर आपको लगे कि आप नहीं अफोर्ड कर पा रहे हैं, आपके पास स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड का ऑप्शन है. स्टूडेंट क्रेडिट जो कि बहुत लोगों को नहीं पता है. इसमें देखिए क्या है, वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने एक स्टूडेंट का क्रेडिट कार्ड का ऑप्शन निकाला है जो कि आप अपने बैंक के पास जाएंगे एंड इफ़ यू अप्लाई. इसमें आपको सबसे अच्छी बात ये है कि अगर आपका फीस या आप 4 लाख से नीचे की स्कॉलरशिप, मैं करेक्ट बोल रहा हूँ, अगर आप स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड अप्लाई करते हैं तो आपको उसमें कोई कोलैटरल नहीं चाहिए, क्योंकि बहुत लोगों को नहीं पता है. अच्छा. गवर्नमेंट का गाइडलाइन है कि अगर आपके पास कोई कोलैटरल नहीं है, आपकी कोई फाइनेंशियल बैकिंग नहीं है, फिर भी आप इस क्रेडिट कार्ड के लिए, स्टूडेंट लोन अगर आप लेने जाते हैं तो आपको बैंक पूछेगी आपका कोलैटरल क्या है, आपकी पेरेंट्स की अर्निंग्स क्या है, आपकी पेरेंट्स के क्रेडिट रेटिंग क्या है. बट अगर आप 4 लाख से बिलो किसी लोन के स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड में आप अप्लाई करते हैं, आपको इसके लिए कोई कोलैटरल नहीं चाहिए. ये गवर्नमेंट का गाइडलाइन है. इसके लिए गवर्नमेंट ने गेजेट भी निकाला था जो कि डॉक्यूमेंटेड है. तो आपको बैंक से जाकर ये चीज़ डिमांड करनी है. दूसरा चीज़ ये है कि आपको अनटिल आपका कोई बहुत ही पुअर क्रेडिट रेटिंग हो, आप बहुत डिफॉल्टर हो, आपको ये लोन में प्रॉब्लम नहीं आएगी, आप इसको कर सकते हैं. दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ रेट ऑफ इंटरेस्ट. इसमें आपको 4% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे आपको लोन मिलेगा प्लस स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड में, जो कि वेरी मिनिमल, जो कि आपको अगर आप नॉर्मल लोन के लिए जाएंगे, स्टडी लोन के लिए जाएंगे तो 14% से नीचे आपको नहीं मिलेगा. सो जो रिमेनिंग अमाउंट है वो गवर्नमेंट सब्सिडाइज करती है. अच्छा. सो अगर आप रियली इस चीज़ को देखें तो आपका जो इन्वेस्टमेंट है वर्सेस, अगर आप देखिए नर्सिंग प्रोफेशन में वंस यू पास आउट, सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है, इट्स अ प्रोफेशनल कोर्स. यू विल इमीडिएटली गेट इनटू अ जॉब. इफ यू गेट इनटू अ जॉब यू कैन पे योर जो भी आपके लोन की EMIs है. सो उसमें आपको गवर्नमेंट एक मोरेटोरियम भी देती है. पास करने के बाद इतने साल तक आप इसको चुका सकते हैं. अच्छा. सो आपके पास ऐसा कोई रीज़न नहीं है कि आप जिससे आप कोर्स ना कर पाए. अगर आप रियली डेडिकेटेड, आप रियली अपने करियर में कुछ करना चाहते हैं तो देयर आर मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज. आप किसी भी कॉलेज को आए, यहाँ रही बात हमारे कॉलेज की, एज आवर कॉलेज वी हैव अ सोशल विंग एज वेल, जहाँ पर हम लोग जो कि मेरिटोरियस स्टूडेंट है उनको स्कॉलरशिप देते हैं. अच्छा. दिस स्कॉलरशिप कैन वेरी फ्रॉम 30,000 to even 50,000-60,000 rupees depending upon
which what is your percentage depending upon आपका फर्स्ट पास्ट एकेडमिक्स परफॉर्मेंस, क्लास 12 का एकेडमिक्स बिल्ली हम लोग कंसिडर करते हैं, एंड योर पेरेंट्स फाइनेंशियल बैकग्राउंड. तो अगर आप कोई नीडी हैं तो आप ऐसा नहीं है कि आपके पास अगर मतलब इफ यू कैन नॉट, देयर इज नो रीजन नॉट टू अफोर्ड दिस. ये एक और कारण है जो हम लोग कंपेयर करते हैं MBBS वर्सेस. लॉट ऑफ पीपल वांट टू गो इनटू मेडिकल प्रोफेशन बट दे कैन नॉट अफोर्ड एन MBBS प्राइवेट कॉलेज में. अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाए तो अच्छी बात है, बट प्राइवेट कॉलेज आपको एक प्रॉब्लम है. गवर्नमेंट कॉलेज में मिल जाए तो अच्छी बात है, आपको प्राइवेट कॉलेज में फीस इज़ वेरी हाई. But if you really want to pursue a career in healthcare, so nursing is a course where the fees you can easily take care of using these modalities. Scholarship बोलिए या आप अगर क्रेडिट कार्ड बोलिए तो आप आराम से इस कोर्स को कर सकते हैं. आपको कोई फाइनेंशियल बर्डन पेरेंट्स पे भी नहीं है, आप पे भी नहीं है. और सब प्राइवेट सेक्टर बैंक्स इस चीज़ को प्रमोट करते हैं. ये जो स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड है ये सिर्फ गवर्नमेंट बैंक्स में बनाया जा सकता है कि प्राइवेट बैंक्स में भी? ये प्राइवेट और गवर्नमेंट बैंक दोनों ही प्रोसेस करते हैं. बट गवर्नमेंट बैंक्स में ये प्रोसेस करना थोड़ा ईजियर होता है. ईजियर होगा. देखिए बैंक्स की भी आप अगर जैसे हमारे कॉलेज में आते हैं तो उसमें आपको हम लोग इस चीज़ के लिए फैसिलिटेट करते हैं. उसे एक ऑनलाइन प्रोसेस है, आप उस चीज़ को प्रॉपरली फिलअप करिए, आपको ये तो आपके कॉलेज में आप स्टूडेंट को असिस्ट करते हैं वो स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड बनाने के लिए, तो वो जो भी इंफॉर्मेशन वगैरह आप लोग प्रोवाइड करते हैं. जो एक विंग है हमारी जो स्टूडेंट को पूरे इस प्रोसेस के थ्रू टेक केयर करती है, स्टार्टिंग फ्रॉम एप्लीकेशन टिल द डिसबर्समेंट ऑफ दिस एप्लीकेशन. तो नर्सिंग करने के लिए गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेने का प्रोसेस क्या है? देखिए अगर आप GNM पढ़ना चाहते हैं तो GNM के लिए एक एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है जो कि ऑलरेडी उसकी फॉर्म निकल चुकी है. सो आफ्टर योर क्लास 12 यू कैन फिल अप दैट फॉर्म और आप एग्जामिनेशन में बैठ के यू कैन क्लियर दैट. ये आप वेस्ट बंगाल के कॉन्टेक्स्ट में बात वेस्ट बंगाल के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा हूँ. यू कैन फिल अप दैट फॉर्म. फिर फॉर्म फिलअप करने के लिए गवर्नमेंट आपको एग्जामिनेशन जैसे एंट्रेंस एग्जामिनेशन होती है, गिव सेट फॉर द एंट्रेंस एग्जामिनेशन एंड डिपेंडिंग ऑन द स्कोर काउंसलिंग होती है. तो जब आप काउंसलिंग में जाएंगे तो आपको सारे कॉलेजेस दिखेंगे. जैसे कि हमारा मेडिसिन और इंजीनियरिंग होता है, वेरी सिमिलर टू दैट. अच्छा. आपको सारा ऑनलाइन काउंसलिंग में कॉलेजेस दिख जाएंगी. आप जिस भी कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं आप सेलेक्ट कर सकते हैं, अकॉर्डिंगली एडमिशन ले सकते हैं. और प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन, आपके कॉलेज में एडमिशन का प्रोसीजर क्या है? सेम है. आप ऑनलाइन काउंसलिंग की तो जब काउंसलिंग होगी आपकी, जैसे मैंने बताया इंजीनियरिंग में अगर आप JEE में बैठते हैं तो उसमें आपको सारे कॉलेजेस गवर्नमेंट भी दिखते हैं, प्राइवेट भी दिखते हैं. तो आप गवर्नमेंट कॉलेजेस भी सिलेक्ट कर सकते हैं बेस्ड ऑन योर रैंक, और प्राइवेट कॉलेज भी सिलेक्ट कर सकते हैं. सो बेसिकली इट्स एंट्रेंस के थ्रू होता है. सेकेंडली अगर आप BSc की बात करें, BSc में जनपास करके जो एग्जामिनेशन होती है जो कि पैरामेडिकल एंड वेस्ट बंगाल यूनिवर्सिटी कंडक्ट करती है, जनपास के लिए भी है, पैरामेडिकल कोर्सेज के लिए भी होती है और BSc नर्सिंग के लिए भी होती है. सो यू सिट फॉर दैट एग्जामिनेशन, सेम प्रोसेस है, ऑनलाइन काउंसलिंग होता है एंड देन यू कैन सेलेक्ट योर कॉलेज. एग्जाम का नाम क्या बताया आपने? जनपास. JEN PES करके जॉइंट एंट्रेंस करके एग्जामिनेशन है. तो इसमें लोग बैठते हैं. गवर्नमेंट बहुत समय ओपन भी करती है. मान लीजिए सपोज करिए आपने जैसे कि GNM में हमने जो पास्ट ईयर्स में देखा है, सर्टेन केसेस में डायरेक्ट एडमिशन का भी ऑप्शन गवर्नमेंट ओपन करती है. दैट लेटर स्टेज इफ द सीट्स आर वेकेंट देन आप डायरेक्टली भी कॉलेज में अप्लाई कर सकते हैं. सो यू कैन अप्लाई डायरेक्टली टू कॉलेजेस एंड देन यू कैन डू दैट कोर्स. बट प्रेफरेबल यही है कि सिंस आपने वो एग्जामिनेशन अगर दे के उसको आप उसके थ्रू जाए तो प्रोसेस आपकी स्मूथ हो जाती है. मेनी स्टूडेंट्स, बहुत सारे स्टूडेंट को ना पैरामेडिकल कोर्सेज के बारे में उन्हें पता नहीं है. तो पैरामेडिकल कोर्सेज में क्या क्या कोर्सेज आते हैं, थोड़ा ये बताइए. सी पैरामेडिकल मीन्स एनीथिंग एलाइड हेल्थ, उसको ऐसे बोल सकते हैं. अच्छा. तो एलाइड में आपके मल्टीपल कोर्सेज है. अगर आप रियली अगर समझने जाए, नंबर ऑफ पैरामेडिकल रिक्वायरमेंट इंडिया की इज मच मोर देन डॉक्टर्स एंड नर्सेज ऑल्सो, जो कि हम लोग रियलाइज नहीं करते हैं. इस बार भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एलाइड हेल्थ कोर्सेज के लिए अलग से एलोकेशन किया है इन दिस रिसेंट बजट, और गवर्नमेंट इसके पीछे बहुत वर्क कर रही है बिकॉज पीपल डोंट नो. एक्चुअली हमारा पैरामेडिकल मतलब हम जब समझते तो हमें लगता है कि एम्बुलेंस के जो पैरामेडिकल स्टाफ है हम उन्हीं की बात करें, बट ऐसा नहीं है. अगर आप हॉस्पिटल में एंटर करें या पेशेंट की ट्रीटमेंट की लाइफ साइकिल को स्टडी करें एक पेशेंट के, तो यू विल रियलाइज़ कि नर्सिंग स्टाफ इज़ डूइंग दैट जॉब, प्रोफाइल इज़ क्लियर. जो आपका ब्लड लेता है, जो आपका ब्लड प्रोसेस करता है, जो आपको फिजियोथेरेपी देता है, जो हेल्थ एडमिनिस्ट्रेटर जो आपकी MHA या BHA करके जो लोग हेल्थ प्रोफेशन में आते हैं, या मान लीजिए जो लोग डायलिसिस प्रोवाइड करते हैं, या मान लीजिए जो लोग क्रिटिकल केयर मशीन्स ऑपरेट करते हैं, या मान लीजिए जो OT में डॉक्टर को असिस्ट करते हैं,
द लिस्ट इज अनएंडिंग। तो ये सब पैरामेडिकल के सारा पैरामेडिकल के अंदर आता है। ये जो आपको फिजियोथेरेपी देता है वो भी पैरामेडिकल है। अच्छा, सो द लिस्ट इज जो अनएंडिंग। ब्लड टेस्ट, जो ब्लड ले रहे हैं वो भी पैरामेडिकल लेते हैं, उनको बोलते हैं हम फ्लैबोटोमिस्ट। ओके, तो दे आर स्पेशलाइज्ड इन टेकिंग ब्लड। अगर आपका ब्लड कलेक्शन प्रॉपर नहीं है तो आपका रिजल्ट प्रॉपर नहीं आएगा। आपका रिजल्ट प्रॉपर नहीं आएगा तो आपका पूरा लाइन ऑफ ट्रीटमेंट चेंज हो जाएगा। सपोज यू आर इन्फेक्टेड विद समथिंग एंड इफ योर ब्लड इज नॉट कलेक्टेड प्रॉपर्ली, और अगर आपका टेस्ट प्रॉपर्ली नहीं किया जाए, जो कि एक अलग टेक्नीशियन करता है, तो आपका रिपोर्ट गलत आएगा। और अगर रिपोर्ट गलत आएगा तो आपका डॉक्टर रॉन्ग ट्रीटमेंट करेगा। सो दैट इज हाउ इंपॉर्टेंट इट इज। इट इज नॉट एन एडिशनल समथिंग, इट इज अ मिशन क्रिटिकल टास्क। इसको हम लोग इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं। अगेन ये बिहाइंड द सीन वाले वॉरियर्स हैं, सो इनको हम लोग रिकॉग्नाइज नहीं करते, बट इनका जो इस हेल्थ प्रोफेशन में एसोसिएटेड है, इफ यू आस्क अ डॉक्टर, इफ यू आस्क अ नर्स, दे विल टेल यू हाउ इंपॉर्टेंट अ पैरामेडिकल स्टाफ इज इन द हॉस्पिटल। ओके, ओके। सो अभी हमारे कंट्री में विच पैरामेडिकल कोर्सेज आर करेंटली इन हाई डिमांड? देखिए, सर्टेन पैरामेडिकल कोर्सेज जो मैं आपको बता सकता हूँ, अगेन आई सेड द लिस्ट एंड एंडिंग, जो कि आप लोग डे टू डे बेसिस पे आई थिंक यू विल बी एबल टू कोरिलेट वंस आई टॉक अबाउट इट। जब आप जो आपका ब्लड लेता है, दैट इज़ अ फ्लैबोटोमिस्ट कोर्स। जो आपका ईसीजी करता है, ही इज़ एन ईसीजी टेक्नोलॉजिस्ट, उसकी भी कोर्स होती है। देन BMLT, बैचलर्स इन मेडिकल लैबोरेटरी टेक्नोलॉजी। ये लोग लैब में जो भी आपके सैंपल्स जाते हैं, इनको प्रोसेस करते हैं। पैथोलॉजिस्ट वो आपके साथ में उनके रहता है, जो उनको सुपरवाइज करता है, बट ये सारा मशीन्स में ये टेस्ट प्रोसेस होता है, सब कुछ ऑटोमेटेड है। तो ये सारा कुछ जो मशीन्स को ऑपरेट करते हैं, इट इज़ डन बाय द BMLT स्टाफ। देन BOTT, बैचलर्स इन ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी। दीज आर ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियंस, जो कि डॉक्टर के अलॉन्ग साइड, जब भी आपकी OT होती है, सर्जन एक होता है, नर्सिंग स्टाफ 1 या 2 होते हैं। अगेन उनके साथ डिपेंडिंग अपॉन द OT मिनिमम 2 टेक्नीशियंस होते हैं। अगर मान लीजिए आप कोई सुपर स्पेशल, फॉर एग्जांपल अगर आप लेट्स से कार्डियोथोरैसिक सर्जरी कर रहे हैं, तो आपके साथ OT में कम से कम नहीं भी तो 7 to 8 टेक्नीशियंस होते हैं। इट रिक्वायर्स अ ह्यूज टीम। सिमिलरली अगर आप ऑर्थोपेडिक्स प्रोसीजर कर रहे हैं तो 2 या 3 टेक्नीशियंस आपके साथ होते हैं जो डॉक्टर को असिस्ट करते हैं। सपोज कीजिए डॉक्टर, OT इज़ लाइक अ वेल ऑयल्ड मशीन। डॉक्टर अगर आता है, अगर डॉक्टर ने हाथ बढ़ाया, the technician, the nurse should know which instrument to hand over, because you don't have the time, right? So that is how important it is. अगर आप OT में जाते हैं एक orthopedics procedure में, there's a thing called SIAM. वो SIAM में रियल टाइम, इट्स लाइक अ वीडियो एक्सरे की तरह आप समझ सकते हैं। तो डॉक्टर रियल टाइम में देख सकता है जब वो आपकी कोई ऑर्थोपेडिक्स प्रोसीजर कर रहा है, तो हाउ इज द implants being aligned or what is the status of, जब वो ऑपरेट कर रहा है तो what is the progress of the OT. So उसको दिखाना पड़ता है। तो उसको दिखाने के लिए आपको टेक्नीशियन चाहिए। ही इज ऑल्सो अ पैरामेडिकल स्टाफ, जो कि OT टेक्नीशियंस है। OT टेक्नीशियंस करते हैं नॉर्मली। फिर OT टेक्नीशियन भी स्पेशलाइज कर जाते हैं। कुछ लोग सियाम हैंडल करते हैं, कुछ लोग डॉक्टर्स को असिस्ट करते हैं। फिर अगर आप किसी डायग्नोस्टिक सेंटर में जाइए या किसी हॉस्पिटल में भी जाइए फॉर दैट मैटर, जो आपका एक्सरे करता है, ही इज अ रेडियोग्राफर, वो आपका एक्सरे करता है, या जो CT स्कैन करता है, ये सब पैरामेडिकल स्टाफ, सारा पैरामेडिकल स्टाफ करता है। तो सिमिलरली अगर डॉक्टर ने प्रेस्क्राइब किया कि आपको ये एक्सरे चाहिए या वट एवर दिस इज रिक्वायर्ड, इस एंगल पे चाहिए, तो द टेक्नीशियंस कुड बी स्किल्ड इनफ टू अंडरस्टैंड दैट, उस एंगल पे करे, नहीं तो आपका वो फ्रैक्चर रिवील ही नहीं होगा, या CT स्कैन में वो आपका जो भी आपकी इंजरी है वो रिवील नहीं होगी, विच लीड्स टू, फिर वो रिपोर्ट जाता है रेडियोलॉजिस्ट के पास, जो कि इसको रिपोर्ट करता है। सो अगर रेडियोलॉजिस्ट देख ही नहीं पाएगा तो वो फिर आपको रिपोर्ट भी नहीं कर पाएगा। सो बेसिकली टू सम अप, जो आप बोल रहे हैं कि डॉक्टर जिस डेटा पे, जिस इंफॉर्मेशन पे एक पेशेंट का ट्रीटमेंट करता है, वो डेटा आता है पैरामेडिकल, कंप्लीटली पैरामेडिकल से आता है, पूरा पैरामेडिकल से आता है। सो ये पूरा का पूरा इकोसिस्टम, जो आपका पहला सवाल था, इज डिपेंडेंट ऑन द नर्सिंग एंड द पैरामेडिकल स्टाफ, जो कि बिहाइंड द सीन्स के वॉरियर्स हैं, जिसको हम लोग अप्रिशिएट नहीं करते हैं। बट जो लोग इस हेल्थ के फील्ड में एसोसिएटेड, वो समझते हैं इनका इंपॉर्टेंस। सो अगर आप बात करें कि जो हमारे अपकमिंग कोर्सेज क्या हैं, अभी जैसे जो डायलिसिस टेक्नोलॉजी CKD 1990 से अगर आप कंसिडर करें इन टिल डेट, हमारा डिजीज लोड ऑलमोस्ट ट्वाइस हो गया है। मतलब CKD मतलब जो किडनी के पेशेंट्स हैं, तो किडनी पेशेंट्स को हफ्ते में 3 बार डायलिसिस लेना पड़ता है, 2 या 3 बार डिपेंडिंग अपॉन दी डॉक्टर्स एडवाइस। तो ये पूरा जो डायलिसिस का प्रोसेस है, ये एक टेक्नीशियन हैंडल करता है। उस मशीन को उस पर्टिकुलर सिस्टम से प्रोग्राम करना, उनको एक प्रॉपर हाइजीनिक एंड सिस्टमैटिक डायलिसिस प्रोवाइड करना, ये एक टेक्नीशियन का काम है। तो बेसिकली इट इज द जॉब ऑफ द टेक्नीशियन विच इज कीपिंग दिस CKD पेशेंट अलाइव।
आप अगर किसी भी डायलिसिस पेशेंट से पूछेंगे तो वो आपको बताएंगे कि एक टेक्नीशियन के साथ उनका रिलेशन, उनका इंपॉर्टेंस क्या है। ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्या आप हम लोग के साथ एक अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं जहाँ पे आपने अपने हॉस्पिटल में देखा कि जहाँ पे पैरामेडिकल स्टाफ और नर्स ने किसी की जान बचाई हो? देखिए, ऐसे एग्जांपल्स तो एवरी डे सिनेरियो है किसी भी क्रिटिकल केयर या किसी भी हॉस्पिटल में, स्पेशली इन अ क्रिटिकल केयर सेटअप। फॉर एग्जांपल, एट द मिडल ऑफ द नाइट, सपोज किसी पेशेंट बेड साइड पे है एंड सडनली उसका वाइटल्स डीरेंज्ड हो जाता है किसी कारण से, या पेशेंट सिंक करना शुरू करता है, तो उसी समय एक नर्स का रोल है किस चीज़ को असेस करना। सपोज करिए, मैं एग्जांपल ही लेता हूँ, एक पेशेंट कार्डियक डिपार्टमेंट में है एंड कार्डियक डिपार्टमेंट में कार्डियक अरेस्ट किसी कारण से होता है, तो एक नर्स उस समय क्या करती है, कोड ब्लू करके एक हमारा कोड होता है हॉस्पिटल में, कोड ब्लू, वो पब्लिक अनाउंस सिस्टम पे, हाँ, कोड ब्लू अनाउंस करती है। और वेरियस कोड्स होते हैं, उसमें से एक कोड ब्लू है। कोड ब्लू मीन्स द पेशेंट इज हैविंग अ कार्डियक अरेस्ट और इज क्रैशिंग। सो वैसे एक कोल्ड ब्लू टीम है हॉस्पिटल में जो कि अवेलेबल रहती है एट ऑल पॉइंट्स इन टाइम, विच इंक्लूड्स सम डॉक्टर्स, सम टेक्नीशियंस, सम पैरामेडिकल स्टाफ। दिस पर्टिकुलर टीम रशेस टू दैट स्पॉट एंड सेव द लाइफ ऑफ द पेशेंट। फॉर एग्जाम्पल, अगर उनको कार्डियक अरेस्ट हो रहा है तो ये टीम आती है, उसमें एक एनेस्थेटिस्ट होते हैं, एक डॉक्टर होते हैं, कुछ पैरामेडिकल टेक्नीशियन, क्रिटिकल केयर टेक्नीशियंस होते हैं, उनको CPR देते हैं, CPR दे के पेशेंट को रिवाइव करते हैं। तो दिस इज़ अ वेरी कॉमन फिनोमेना which any because cardiac patients cardiac arrest is a very common thing, it can happen. So ये हो सकती है। सिमिलरली पेशेंट का वाइटल गिर रहा है, मान लीजिए किसी का, सपोज कीजिए देयर इज अ सडन चेंज इन ECG और सडन चेंज इन द प्रेशर फॉल करी किसी पेशेंट की, तो ये नर्स का काम है कि इसको इमीडिएटली मॉनिटर करे, इसको एसेस करे और एक्ट अपॉन करे उस पर। बहुत समय नर्स खुद भी कुछ डिसीजंस ले सकती हैं जो कि लाइफ चेंजिंग हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, किसी पेशेंट का इंटरनल ब्लीड हो रहा है, पेशेंट का मॉनिटर्स में कोई चेंजेस नहीं है, सारे वाइटल्स ठीक ठाक है, बिकॉज इसका जो इफेक्ट है बहुत बाद में देखेंगे, बट अगर एक स्किल्ड नर्स होगी, ही और शी विल बी एबल टू असेस कि देयर समथिंग रॉन्ग विद द डिमिनर ऑफ द पेशेंट। वो इमीडिएटली सर्जन को कॉल करेगी, उसको या तो OT में ले जाना पड़ेगा या रिक्वायर्ड स्टेप्स करने पड़ेंगे। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप उस चीज़ को कैसे असेस करते हैं, और ये इट्स अ वेरी कॉमन फिनोमेना। अगर कोई पेशेंट इमरजेंसी में भी वॉक इन करता है, इनिशियली हो सकता है देखने से लगे पेशेंट को कुछ नहीं है, बट एक स्किल्ड डॉक्टर या स्किल्ड नर्स इस चीज़ को असेस कर सकता है। डॉक्टर्स अगर मान लीजिए बिजी है तो नर्स इस चीज़ को असेस करने की कैपेबिलिटी रखती है, स्पेशली आफ्टर सर्टेन एक्सपीरियंस, कि देयर इज समथिंग रॉन्ग विद द पेशेंट एंड अकॉर्डिंगली दे कैन एक्ट। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट to have a proper coordination between the doctor, nurse and paramedical. They work like a team. Teamwork, I would say, is the most important thing in healthcare. आप किसी भी इसमें किसी भी एलिमेंट का रोल कम या ज़्यादा नहीं कर सकते। Yes, the doctor is the most important person, obviously. It's like a cricket match. Might be the doctor is the batsman, but without a good wicket keeper, sharp wicket keeper, without a good fielding team, without a good bowler, you cannot win a match. The doctor can be the Virat Kohli, but you need a good team to support him so that India wins the match. Actually, a batsman will not win a match only. Students जो MBBS में एंट्री जिसको नहीं मिला, उसके लिए अदर ऑल्टरनेटिव स्ट्रॉन्ग करियर और रिस्पेक्टेबल ऑप्शंस हेल्थ केयर में क्या है? मैं थोड़ा इसको रिफ्रेम करना चाहूंगा। जिनको MBBS में नहीं मिला, इसको ऐसे नहीं देखना चाहिए। अच्छा, बहुत लोग हैं जो MBBS हेल्थ केयर प्रोफेशन में आना चाहते हैं, बट MBBS माइट भी उनके लिए अप्रोप्रिएट प्रोफेशन नहीं है। जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि MBBS रिक्वायर्स 5.5 years ऑफ ग्रेजुएशन, 3 years ऑफ पोस्ट ग्रेजुएशन मिनिमम आपको अराउंड लगेगा इसको कंप्लीट करने में, अराउंड 8.5 years। बट वेयर एज अगर आप नर्सिंग प्रोफेशन में अगर आप जाते हैं, विद इन 3 years और 4 years डिपेंडिंग अपॉन GNM एंड BSc, आप अपने वर्किंग लाइफ में आ सकते हैं। सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो कि MBBS या पोस्ट ग्रेजुएशन मेडिसिन प्रोफेशन में आता है लोगों की, इज द ड्यूरेशन ऑफ दिस पर्टिकुलर दिस थिंग। तो जब तक आप इस प्रोफेशन में आते हैं, आप यू आर ऑलरेडी इन द एज ब्रैकेट ऑफ अराउंड 27, 28, माइट बी 29, 30. Okay, so to put it in this way, if not MBBS, then what in healthcare? Yes, so if not MBBS, then multiple courses are there. So you can go into paramedical, allied health जैसे हम बताते हैं, or you can go into the nursing profession. Now in paramedical और allied में आपके you can choose multiple path, but broadly 2 कैटेगरी में है। एक डिप्लोमा कोर्सेज होते हैं, एक डिग्री कोर्सेज होते हैं। डिप्लोमा में you have courses like
DMLT, Diploma in Medical Laboratory Technology, DCCT, Diploma in Critical Care Technology, DOTT, Diploma in Operation Theatre Technology, Diploma in Dialysis Technology. Yes, certain broad है, और भी courses है, फिजियोथेरेपी, डिप्लोमा इन फिजियोथेरेपी भी है. सिमिलरली इनके ही पैरेलल बैचलर्स कोर्सेज है, लाइक बैचलर्स इन लैबोरेटरी टेक्नोलॉजी, BMLT, BOTT, BOCC एंड बैचलर्स इन डायलिसिस टेक्नोलॉजी. सो डिफरेंस दोनों में क्या है? वन इज अ 2-year कोर्स, वन इज अ 3-year कोर्स. यू गेट अ बैचलर्स डिग्री एंड यू गेट अ डिप्लोमा डिग्री. बट व्हेन इट कम्स टू एप्लीकेशन देयर इज नॉट मच ऑफ अ डिफरेंस. अगर आप फ्रॉम द एज अ हॉस्पिटल मैनेजमेंट परस्पेक्टिव दोनों की बोल सकते हैं इवैल्यूएशन सेम लेवल पे करते हैं. ज़्यादा डिपेंड करता है आपके एक्सपीरियंस, आपके स्किल सेट एंड हाउ मच नॉलेज यू हैव उस पर. सो यू कैन अडॉप्ट दीज कोर्सेज. डिप्लोमा के लिए अगेन यू कैन देयर इज एन एंट्रेंस एग्जामिनेशन जहाँ आपको बैठना पड़ता है. डिप्लोमा इज ओनली बाय एंट्रेंस, यू कैन नॉट हैव अ डायरेक्ट एडमिशन. इट्स अ कोर्स विथ वेरी लेस फीस, अराउंड 75,000 रुपीज़ में द होल कोर्स इज टेकन केयर ऑफ. इसके साथ साथ आपको 6 महीने का इंटर्नशिप मिलता है, जिसके लिए आप जहाँ भी इंटर्नशिप करते हैं आपको वो ऑर्गेनाइजेशन पे करती है. यू गेट अ स्टाइपेंड ड्यूरिंग योर, जैसे कि आपको MBBS में स्टाइपेंड मिलता है या MD में स्टाइपेंड मिलता है, वैसे अगर आप DMLT, BMLT करते हैं ड्यूरिंग योर internship period, you get paid by the institute where you are doing your internship. Okay. So what are the courses your colleges are offering? We are offering all these courses which I talked about. We are offering diploma in medical laboratory technology, DMLT, diploma in operation theatre technology, DOTT, diploma in dialysis technology, and diploma in diploma in optometry. Similarly, bachelor's में BMLT, bachelor's in medical laboratory technology, bachelor's in operation theatre technology, bachelor's in optometry, and bachelor's in dialysis technology, and bachelor's in critical care. So इनका various functionality is in various areas. जैसे critical care ICU में उनकी application होती है, they are handling ventilators, they are handling syringe pump, they are handling monitors, जितने भी gadgetaries आप बोल सकते हैं department में हैं, and assisting the doctor, उनको वो monitor करते हैं, उनको वो properly set करते हैं based on the doctor's guideline. सिमिलरली डायलिसिस टेक्नोलॉजी में जैसे मैंने बताया, जितने भी डायलिसिस इक्विपमेंट हैं सबको वो मैनेज करते हैं. सपोज डॉक्टर ने एक प्रिस्क्राइब्ड थेरेपी बोली है, उस थेरेपी को मशीन के थ्रू कैसे डिलीवर करना है, ब्रॉडली स्पीकिंग ये इन टेक्नीशियंस का रोल है. फिर सिमिलर डिप्लोमा इन जैसे रेडियोलॉजी जो होते हैं DRD, ये लोग जो भी एक्सरे टेक्नीशियंस आपको एक्सरे करते हैं, जो भी CT स्कैन करते हैं, जो भी रेडिएशन रिलेटेड या MRI करते हैं, ये लोग उस पर्टिकुलर चीज़ को परफॉर्म करते हैं. सिमिलरली OT टेक्नोलॉजी में जैसे मैंने बताया, OT में डॉक्टर्स को जो असिस्ट करते हैं, जो भी उनको ड्यूरिंग सपोज इट्स एन ऑर्थोपेडिक्स प्रोसीजर, तो ऑर्थोपेडिक्स प्रोसीजर में जो भी ऑर्थोपेडिक्स रिलेटेड सपोर्ट सर्विसेज डॉक्टर को OT में चाहिए, whether it is in the fixation of a particular implant, or whether it is showing a particular let's say C-arm, or might be it's a laparoscopic surgery, so they assist the doctor in showing the laparoscopic camera जो आपके अंदर जाता है, जिसके थ्रू डॉक्टर सारा प्रोसीजर परफॉर्म करता है. सो इसको जो करेक्टली शो करना, दिखाना एंड डॉक्टर को असिस्ट करना, सो दैट डॉक्टर कैन डू देयर जॉब प्रॉपरली. बेसिकली ऑल दीज प्रोफेशंस आर डिजाइन्ड इन सच अ वे सो दैट डॉक्टर्स का आउटकम कैन बी ऑप्टिमल. If your support functions are working correctly, then only the doctor can perform efficiently. Now, career in paramedical and nursing, क्या ये financial stability provide करता है? Well, absolutely करता है, मैं तो ये बोलूँगा. In fact, ये जो आप courses हैं हमारे nursing and paramedical, these are all recession free courses. Okay. हम लोग इतना recession through गए, wars are coming, recession is coming, but multiple professions will be affected. But tell me, applying your common sense, can these affect healthcare, paramedical or nursing courses? No. So these are all recession free courses. So whatever happens, these courses are here to stay. These professions are here to stay. They will always be there. Considering India, we are having huge dearth of nursing and paramedical staff. We are way behind the global numbers. जितने भी नए हॉस्पिटल्स आ रहे हैं, जितने भी नए डायग्नोस्टिक सेंटर्स आ रहे हैं, ईच डायग्नोस्टिक सेंटर्स आर इन नीड ऑफ अ पैरामेडिकल स्टाफ, पैरामेडिकल टेक्नीशियन. जितने भी हॉस्पिटल्स आ रहे हैं, नर्सिंग होम्स आ रहे हैं, क्लिनिक्स आ रहे हैं, दे ऑल नीड नर्सेस, दे ऑल नीड पैरामेडिकल स्टाफ. सो द रिक्वायरमेंट इज नॉट गोइंग डाउन,
एनी डे. रही बात स्टेबिलिटी, तो देखिए यहाँ से कंफर्म. रही बात रिवॉर्डिंग की, रिवॉर्डिंग के लिए देखिए यू आर, उनकी जो सैलरी, दो पार्ट है रिवॉर्ड. एक है फाइनेंशियल रिवॉर्डिंग और एक है अदर रिवॉर्ड्स, इमोशनल. सो फाइनेंशियली ऑब्वियसली देखिए, जैसे मैंने बताया, इफ यू जॉइन अ गवर्नमेंट जॉब, लेट्स से टेक नर्सिंग फॉर दैट मैटर, 7th पे कमीशन लागू हुआ है और वो है नर्सिंग प्रोफेशन के लिए भी है, एंड इट इज पेइंग रियली वेल. यू गेट ऑल द गवर्नमेंट पर्क्स if you join the government as a nurse. And similarly hospital structure में मैंने आपको hierarchy बताई. So as you go up the ladder, you get paid better, and it's a very well structured setup. जैसे जैसे awareness बढ़ रही है, ये चीज़ें भी बढ़ रही है. There is a statistic somewhere I was reading, 76,000 crores of so to say इकोनॉमिकल इफेक्ट आने वाला है अगर हम लोग कंप्लीट पैरामेडिकल और नर्सिंग प्रोफेशन को भर दें, मतलब इन टर्म्स ऑफ सैलरी. सो यू कैन इमेजिन द क्वांटम ऑफ allocation of fund which the government has made into this particular profession. So there is going to be no dearth. Rahi baat, rewarding doesn't always be financial. It can also be your job satisfaction. Suppose if you are entering a hospital, a patient is entering a hospital, goes through the whole treatment process. और जब आपको पेशेंट हो जाके उस नर्सिंग स्टाफ को आपको थैंक यू बोल के जाता है विद अ स्माइल, उससे बड़ा रिवॉर्ड आई डोंट थिंक कुछ आपके लिए रिवॉर्ड हो सकता है, आपके लिए जॉब सेटिस्फैक्शन हो सकता है. एंड दैट थैंक यू और दैट स्माइल comes from within. It's not a fake thank you or a fake, because the patient is leaving the hospital. They really appreciate what that particular nurse has done. I would take a personal example. I recently became a dad and I was admitted in our hospital, and the way nurses took care of us. Doctors will be coming in the morning, evening, giving rounds. During the OT they were there, but everything small, start taking care of the newborn, taking care of the mother. जब एक lady goes through a process, either normal delivery or cesarean section, the post OT phase, she needs support. Who provides this support? This is provided by the nursing staff, and they are doing it day in and day out. So once you are the support which you provide, none of your family members can help you the way a nurse, trained nurse, a way a technician is helping you. So वो जो आपका appreciation उसके लिए होता है, और जो आपका वो आपको gratitude वो show करके जाते हैं जब वो hospital से निकलते हैं, उसका कोई comparison नहीं है. So one final advice to the parents and students who are planning to make a career in healthcare. See, I would suggest that give the students an opportunity to get exposed to these courses. हमारे यहाँ awareness की कमी है. People are not talking about these courses and the prospects post the courses. MBBS is always there, but beyond MBBS there are multiple courses. Suppose for certain reason you don't want to go into the profession of MBBS, or you cannot take up that profession for either your time constraint or financial reason. These are courses which you can look forward to if you want to create a career in healthcare. Okay. Another course which is very not exactly clinically related, but which is an allied health course, is a hospital management course. Again, this is also an allied health course. If you want to take up a managerial position in healthcare, this course is what you should opt for. The hospital management is there. So these are multiple courses which you should look forward to, which the student should be exposed to. We can, what you can do, what you can go to, let's say we can invite the students. If anybody wants to visit our campus, they can come to our campus, they can talk to the students, they can see what they are doing, how they are being trained into, what they are being trained into, what they are learning every day. And you can walk to a hospital, you understand, you're seeing in a hospital what they're doing. So get your kids exposed to these courses so they understand whether they have a liking for this profession or not. I would suggest the student you should take up a profession which you should get up in the morning and you should be happy walking into your place of work. So आप उनको उस चीज़ से एक्सपोज कराइए, उनको बताइए कि क्या कोर्सेज है, क्या प्रोस्पेक्ट्स है उस प्रोफेशन में जो हैं, उनको आप इस पर्टिकुलर कोर्सेज के बारे में उनसे बात करें, उनको पता चलेगा. वी हैव सीन लॉट ऑफ नर्सिंग स्टाफ, जो हमारे जो स्टूडेंट्स आते हैं, their parents are all nursing professions. So since they are in the nursing profession, they are seeing their parents and they are adopting that profession. But other people, it's भी close क्यों होना चाहिए, सबके लिए ओपन होना चाहिए. लोगों को जानना चाहिए कि ऐसा एक प्रोफेशन एग्जिस्ट करता है जिसके लिए करियर प्रॉस्पेक्ट्स हैं.
अपार्ट फ्रॉम दैट देखिए इसकी ग्रोथ की कोई सीमा नहीं है. इफ़ यू इंडियन नर्सेज आर इन ह्यूज डिमांड थ्रू आउट द वर्ल्ड. इफ़ यू गो टू UK, US, इफ़ यू गो टू जर्मनी, दे हैव अ सेपरेट डिमांड फॉर इंडियन नर्सेज. कितने नर्सेज हमारे यहाँ से हैं जो लोग they are going abroad and they are earning really well, and जो कि इनके इंडियन MBBS काउंटर पार्ट से बहुत ज़्यादा अर्न कर रहे हैं. सो अगर आप सुने ही होंगे, दुबई बोलिए या UAE बोलिए, UK बोलिए, जर्मनी बोलिए, all these places are having a special program for nursing because they are having dearth of nurses. So Indian nurses are very dedicated. They are known for their skill set. तो उनकी डिमांड भी वैसे ही है. तो it's a good profession which they should be exposed to. So like they say that soldiers come in various uniforms. So similarly people in healthcare also come in various uniforms. So get your students exposed to it. Internet today is at your fingertips. Try to search, try to Google. If not, visit our campus. We can show you around what exactly a paramedical staff is being trained to and what they will become, what a nursing staff is being trained to, how will they be when they are in their profession. So get them exposed to this is what my suggestion would be. Very rightly said that soldiers come in various different uniforms, right? So for the parents and the students, that please do not be confined to only MBBS. So when we talk about healthcare is this ecosystem is huge, and beyond MBBS we have nursing and paramedical. Thank you so much. It was a very enriching session with you, Abhishek, and I hope that you enjoyed this session too. Absolutely. Thank you for having me here. It was an opportunity to tell the students, prospective students, what are the prospective courses. This opportunity which you have provided by this platform, I think it will be invaluable to the students coming out. This information is not available in public forum very much. So I think this will be an eye opener, and appreciate the effort which you're taking, not just for this session, also in other sessions in Beyond Books. You're touching very important topics, whether it is students parent relationship or whether it is courses which they can adopt. I think it's a very enriching experience, very good noble thing which you have taken up. Thank you so much. Thank you. अगर इस वीडियो से आपको कुछ भी फ़ायदा हुआ है और आपने कुछ भी सीखा है और आप चाहते हैं कि आगे भी हम लोग ऐसे ही वैल्यूबल कंटेंट पे वीडियो बनाएं, तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें.